फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री सेमेस्टर फर्स्ट में जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसको डिस्कस करेंगे। इसमें इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और कंप्यूटर साइंस तीनों के कॉम्बिनेशन से मैंने लगभग 25 क्वेश्चन फिट किए हैं। ये सेट है और इसको बनाने में लगभग 5 से 6 घंटे लगे हैं मुझे। तो बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैंने इसमें रखा है जो कि आपके एग्ज़ाम के पर्पज़ से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो आप लोग पूरा वीडियो देखिए, पूरे लेक्चर को देख के जब सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे और हर क्वेश्चन में नए कंसेप्ट हैं जिससे आपका कंसेप्ट क्लियर होगा। तो पहला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस एसिड। इनमें से कौन लुईस एसिड नहीं है। लुईस एसिड होते कौन से हैं? जो इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज होते हैं, ठीक है, उनको लुईस एसिड बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होती हैं उनको बोलते हैं लुईस बेस या पॉजिटिवली चार्ज। लुईस एसिड क्या होते हैं? लुईस एसिड वो होते हैं जो पॉजिटिवली चार्ज्ड हों, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज्ड, या फिर इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज, वो लुईस एसिड होती हैं। और जो निगेटिवली चार्ज होते हैं, कैसे? निगेटिवली चार्ज्ड और इलेक्ट्रॉन रिच, वो होते हैं लुईस बेस, ठीक है। तो लुईस एसिड, लुईस बेस आपको याद रखना है। तो इसमें पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ लुईस एसिड। इसमें से लुईस एसिड कौन नहीं है? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, क्योंकि इस पर निगेटिव चार्ज है, मतलब ये क्या है? लुईस बेस है, ठीक है। SO2 जो है एसिडिक नेचर का होता है, SbF3 और AlCl3, ये सब इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट स्पीसीज हैं, इनका ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, ठीक है। तो और इसका कंप्लीट भी SO2 का, तो ये एसिडिक नेचर का होता है। तो राइट आंसर डी हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू फजान्स रूल, कोवैलेंट बॉन्ड इज फेवर्ड बाय। अगर फजान्स रूल की बात की जाए तो उसमें कोवैलेंट नेचर जो होता है, आयनिक बॉन्ड में कोवैलेंट नेचर, कोई भी बॉन्ड 100% नहीं होता है, हर बॉन्ड में मिक्सिंग होती है। अगर आयोनिक बॉन्ड है तो उसमें कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होंगे, अगर कोवैलेंट बॉन्ड है तो उसमें कुछ आयोनिक कैरेक्टर होते हैं। तो इसी तरह से आयोनिक बॉन्ड में जो कोवैलेंट कैरेक्टर होता है उसको हम फजान्स रूल के थ्रू निकालते हैं, ठीक है। तो फजान्स रूल किस कंडीशन को फेवर करता है, क्वेश्चन ये पूछा गया है। तो फजान्स रूल जो है आयोनिक बॉन्ड में, मान लो HCl है तो Cl निगेटिव और H पॉजिटिव, डेल निगेटिव डेल पॉजिटिव के रूप में रहते हैं इस तरह से। तो इस आयोनिक बॉन्ड में कुछ कोवैलेंट कैरेक्टर होता है। इसको फाइंड करने के लिए फजान्स रूल आया। फजान्स रूल के अकॉर्डिंग कैटायन जो है वो स्मॉल होना चाहिए और एनायन लार्ज होना चाहिए। इस कंडीशन में आयोनिक बॉन्ड में कोवैलेंट कैरेक्टर ज़्यादा होता है और ये फजान्स रूल को फेवर करता है, ठीक है। कैटायन स्मॉल और एनायन लार्ज। तो इसमें देखिए ऑप्शन पहला है लार्ज कैटायन, गलत हो जाएगा क्योंकि कैटायन स्मॉल होना चाहिए। लार्ज एनायन, स्मॉल एनायन, ये तो गलत है। फिर स्मॉल एनायन एंड स्मॉल कैटायन, स्मॉल दोनों गलत। स्मॉल कैटायन एंड लार्ज एनायन, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब देखो हर एक क्वेश्चन के साथ में कंसेप्ट भी क्लियर हो रहा है, ताकि इस कंसेप्ट से रिलेटेड अगर दूसरा भी क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आप आसानी से कर सको, ठीक है। अगर आपको केवल टिक लगाना है, फर्स्ट का थर्ड है और सेकंड का फोर्थ है, थर्ड का फर्स्ट है, तो इस तरह से बहुत सारे चैनल अवेलेबल हैं, बहुत सारे टीचर इस तरह से पढ़ा रहे हैं, ठीक है। अगर आपको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना है तो आप पूरा लेक्चर मेरा देखिए। लेक्चर कंप्लीट होने के बाद में तुमको खुद एहसास होगा, फीलिंग आएगी, हाँ कि तुमने कुछ सीखा है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग हैज़ द हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट। इनमें से किसका हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, ठीक है। तो बॉइलिंग पॉइंट अब कैसे हम निकालें इसमें, ठीक है, सोचो। H2O, H2S, H2SE और H2TE। अब देखो इसमें हाइड्रोजन सब में सेम है। बात करते हैं अदर एटम जो है, इसमें ऑक्सीजन है, इसमें सल्फर है, इसमें सेलेनियम, इसमें टेलुरियम, तो ये एक ही ग्रुप से बिलोंग करते हैं, ओस से टीपो, ठीक है, ओस से टीपो। अब देखो एक ही ग्रुप के हैं। बात किया जाए हाइड्रोजन बॉन्डिंग की, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग कब होती है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए फोन ट्रिक बताया था, इससे पहले के लेक्चर देख रहोगे तो मैंने मेंशन किया उसमें। फ्लोरीन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, ये तीनों
एटम्स यदि हाइड्रोजन के साथ प्रेजेंट हैं तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाती है। तो इसमें देखो हाइड्रोजन तो सब में है, लेकिन ऑक्सीजन केवल हाइड्रोजन बॉन्डिंग बना सकता है, बाकी ये नहीं बना सकते। हाइड्रोजन, नाइट्रोजन और फ्लोरीन ही हाइड्रोजन बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो ऑक्सीजन हाइड्रोजन दोनों मतलब हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। अब कोवैलेंट बॉन्ड तो इन सब में होगा, ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं सब में कोवैलेंट बॉन्ड होगा। तो कोवैलेंट इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, लेकिन H2O में एक एक्स्ट्रा बॉन्डिंग आ रही है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो एक्स्ट्रा बॉन्डिंग आ रही, उसके लिए हीट ज़्यादा झेलनी पड़ेगी, तब जाके वो टूटेंगे अलग अलग मॉलिक्यूल्स में। तो इसका बॉइलिंग पॉइंट हाईएस्ट होगा। ऑप्शन ए इज करेक्ट। कंसेप्ट समझ में आया होगा तो ठोको ताली। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग कार्बोकैटायन विल बी मोस्ट स्टेबल। इसमें से कौन कार्बोकैटायन मोस्ट स्टेबल है? तो कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी हम निकालते हैं हाइपर कंजुगेशन के थ्रू, हिंदी में बोलते हैं अति संयुग्मन। क्या बोलते हैं? अति संयुग्मन। देखो ये है कार्बोकैटायन, कार्बन है, 2 इलेक्ट्रॉन खींच लिए गए उसके, एक उसका और एक जो जुड़ा हुआ था उससे एटम, तो बन जाता है कार्बोकैटायन। इसकी स्टेबिलिटी निकालते हैं हाइपर कंजुगेशन के थ्रू। किससे? हाइपर कंजुगेशन, ठीक है, हिंदी में अति संयुग्मन बोलते हैं हिंदी में। तो हाइपर कंजुगेशन क्या होता है? इससे जुड़ा हुआ जो कार्बन होगा उसको बोलते हैं अल्फा कार्बन। इसको रेफरेंस पॉइंट मानते हैं इस कार्बोकैटायन को, और इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन। अब इस कार्बन से जुड़े हुए जो हाइड्रोजन होते हैं, ये हाइड्रोजन, इनको बोलते हैं अल्फा हाइड्रोजन। क्या बोलते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। कंसेप्ट समझ में आ रहा है? ये है कार्बोकैटायन। जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज होगा उसको बोलते हैं कार्बोकैटायन, या हिंदी में कार्बोधनायन बोलते हैं। इससे जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन, और इस कार्बन से जुड़े हुए हाइड्रोजन क्या होंगे? अल्फा हाइड्रोजन। अब जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन की संख्या ज़्यादा होगी उसके हाइपर कंजुगेटिंग जो स्ट्रक्चर है वो ज़्यादा बनेंगे और वो ज़्यादा स्टेबल होगा, ठीक है। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर। हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर और हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अल्फा हाइड्रोजन। जितने अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा होंगे उतने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे, जितने ज़्यादा हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर बनेंगे उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी होगी किसकी? कार्बोकैटायन की, ठीक है। तो इसमें देखिए पहले वाले में जो कार्बन है, कार्बन इससे 3 मिथाइल जुड़े हैं। 3 मिथाइल मतलब 3 अल्फा कार्बन, इस तरह से कार्बोकैटायन है। इससे 3 CH जुड़े हैं, CH3, ठीक। इसके पास 3 हाइड्रोजन, इसके पास भी 3, इसके पास भी 3। इस कार्बोकैटायन से 3 मिथाइल जुड़े हैं। देखो यहाँ पे क्या लिखा है? CH3 का होल थ्राइस, मतलब अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास अल्फा कार्बन 3, अल्फा हाइड्रोजन 3, 3, 6, 3, 9। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 9। बात किया जाए अगर सेकंड वाले की, इसमें 2 मिथाइल हैं, तो ये अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, ये तो सीधा कार्बोकैटायन वाले कार्बन से जुड़ा है, पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से। पॉजिटिव चार्ज वाले कार्बन से जुड़े कार्बन में जितने हाइड्रोजन होंगे वो होंगे अल्फा हाइड्रोजन। तो 2 मिथाइल है मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन। तो सेकंड में आएंगे अल्फा हाइड्रोजन 6। फिर थर्ड वाले में इसमें एक ही मिथाइल है, ये है नहीं अल्फा हाइड्रोजन, ये 2। इसमें 3 अल्फा हाइड्रोजन, तो इसमें है अल्फा हाइड्रोजन 9, इसमें है 6 और इसमें है 3। और लास्ट वाले में अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि इसमें केवल एक ही कार्बन है जिस पर पॉजिटिव चार्ज है, इससे जुड़ा हुआ कार्बन ही नहीं, तो अल्फा हाइड्रोजन कहाँ से आएंगे? तो इसमें है 0। अब जिसके ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन उसका हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर ज़्यादा और वो स्टेबल ज़्यादा होगा, तो मोस्ट स्टेबल हो जाएगा पहला वाला। ऑप्शन ए इज करेक्ट। और कंसेप्ट आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। सेम ऐसे ही फ्री रेडिकल में भी हम लोग लगाते हैं, क्योंकि फ्री रेडिकल और कार्बोकैटायन इन दोनों की स्टेबिलिटी हम हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर के थ्रू निकालते हैं। अगर हाइपर कंजुगेटिव सेम आ रहा है, हाइपर कंजुगेटिव स्ट्रक्चर सेम आ रहे हैं उसके नंबर, तो हम प्रेफरेंस देते हैं किसको? इंडक्टिव इफेक्ट को, ठीक है, इंडक्टिव इफेक्ट को। अगर उसमें पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड इस तरह से कंजुगेशन नहीं है तब। तो अगला क्वेश्चन है द राइट ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल्स। अब इसमें फ्री रेडिकल की स्टेबिलिटी पूछा है, तो देखो जो 3 डिग्री होगा, कौन? 3 डिग्री, जिसमें ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगे वो ज़्यादा स्टेबल होगा। इसमें देखो पहले जो रखा है
उसमें अल्फा हाइड्रोजन है ही नहीं, क्योंकि इस कार्बन से जो फ्री रेडिकल कार्बन है, देखो आपको बता दूं फ्री रेडिकल कैसे बनता है। दो कार्बन के बीच में जो बॉन्ड होता है, इसका जब होमोलिसिस करते हैं, होमोलिसिस मतलब समांश विदलन, जब बराबर तोड़ते हैं दोनों ओर बॉन्ड को, तो एक इलेक्ट्रॉन इसको मिलता है और एक इसको मिलता है। बॉन्ड दो इलेक्ट्रॉन से मिलकर बना होता है ना, तो इसको बोलते हैं मुक्त मूलक। हिंदी में बोलते हैं इस कार्बन को मुक्त मूलक और इंग्लिश में बोलते हैं फ्री रेडिकल। तो फ्री रेडिकल जो है, इसकी भी स्टेबिलिटी हम हाइपर कंजुगेशन के थ्रू निकालते हैं। तो इसमें देखो इसके पास एक भी अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, जो 3 डिग्री होगा वो ज़्यादा स्टेबल होगा। तो इसमें देखो, इसमें CH3 का होल ट्वाइस मतलब 6 अल्फा हाइड्रोजन, 3 दूना 6, और इसमें 3 3 9, मतलब राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा, ये मोस्ट स्टेबल, उसके बाद में ये मोस्ट स्टेबल, फिर इसके बाद में ये, रुक जाओ, इसके बाद ये नहीं आएगा क्योंकि मोस्ट स्टेबल पूछा है, इसमें स्टेबिलिटी का ऑर्डर पूछा है। तो इसमें CH3 का होल ट्वाइस CH आएगा यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद में ये आएगा CH3 और ये काट दीजिए आप। अब ये सही आप हुआ है, ठीक है। ये CH3 का होल ट्वाइस, रुक जाइए आपका ऑप्शन में यहाँ पे बना दे रहा हूँ, CH3 का होल थ्राइस और ये फ्री रेडिकल, फिर आएगा CH3 का होल ट्वाइस CH, उसके बाद में आएगा तुम्हारा CH3 मिथाइल फ्री रेडिकल। तो ये आपका राइट ऑर्डर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको भी हाइपर कंजुगेशन के थ्रू निकालते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, होमोलिटिक फ्यूजन ऑफ कोवैलेंट बॉन्ड बिटवीन कार्बन एटम विल प्रोड्यूस। होमोलिटिक फ्यूजन अभी बताए थे, ये होमोलिटिक फ्यूजन तो क्या बनना है, फ्री रेडिकल। तो इसमें देखो 2 कार्बोनियम आयन बनते हैं या 2 मॉलिक्यूल्स बनते हैं या फ्री रेडिकल। तो इसमें ऑप्शन सी इज करेक्ट, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है जब होमोलिटिक फ्यूजन होता है बिटवीन 2 कार्बन एटम्स। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल शो डाइपोल मोमेंट। इसमें किसमें डाइपोल मोमेंट शो कर रहा है, कौन सा मॉलिक्यूल। डाइपोल मोमेंट बहुत आसानी से निकाल लेते हैं। BeF2, इसका स्ट्रक्चर होता है ऐसे, BeF2। अब फ्लोरीन जो है ये बेरिलियम से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है। जो ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव होता है वो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉनों को खींचने की टेंडेंसी रखता है, तो ये अपनी ओर खींचेगा इलेक्ट्रॉन को। ये एरो और यहाँ पे कट कर दो तो इसका मतलब होता है कि क्या दर्शा रहा है, ये दर्शा रहा है डाइपोल मोमेंट को। तो बेरिलियम से इलेक्ट्रॉन खींचेगा फ्लोरीन इधर और ये वाला फ्लोरीन इधर खींचेगा। सेम ग्रुप है, सेम एटम है, इधर भी फ्लोरीन इधर भी फ्लोरीन, तो जितना ये फ्लोरीन खींचेगा उतना ये फ्लोरीन खींचेगा। एक इधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो टोटल इस पर डाइपोल मोमेंट 0। तो पहले वाले में आ जाएगा 0। फिर है BeCl2, इधर भी क्लोरीन इधर भी क्लोरीन, ये बड़ा जितना खींचेगा उतना ये भी खींचेगा, डाइपोल मोमेंट 0। फिर है CHCl3, एक C के साथ H जुड़ा है और 3 Cl जुड़े हैं, CHCl3। अब ये नीचे खींचेगा और हाइड्रोजन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन है तो कार्बन हाइड्रोजन से खींच लेगा उल्टा, ठीक। और ये इधर खींचेगा और ये इधर खींचेगा। क्लोरीन कार्बन से ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव और कार्बन हाइड्रोजन से ज़्यादा है, ठीक। तो इधर का क्लोरीन खींचेगा और इधर का क्लोरीन खींचेगा, ये तो एक दूसरे को 0 कर देंगे। बात की जाए इस एक्सिस की, तो इसमें क्लोरीन नीचे खींच रहा है और हाइड्रोजन भी नीचे को दे रहा है, तो टोटल डाइपोल मोमेंट इसमें नीचे को आ जाएगा, ठीक। इसमें 0 नहीं होगा। इस एक्सिस का तो 0 हो गया, लेकिन इस एक्सिस में 0 नहीं है, तो इसलिए इसमें डाइपोल मोमेंट शो करेगा। बात करते हैं CCl4, कार्बन टेट्राक्लोराइड की। तो इसका स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, चारों ओर Cl लगे होंगे, आपको पता चल ही गया होगा। ये ऊपर खींचेगा और ये नीचे खींचेगा, ये इधर खींचेगा, ये इधर खींचेगा, चारों ओर क्लोरीन है, बराबर ताकत लगा के खींचेंगे, कोई किसी से नहीं जीतेगा, 0 हो जाएगा, ठीक है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन C, CHCl3, ठीक है। अगला क्वेश्चन है, देखो कंसेप्ट पूरे क्लियर हो रहे होंगे मेरे हिसाब से। मैंने बहुत अच्छे क्वेश्चन रखे हैं ताकि सारे कंसेप्ट इन्हीं क्वेश्चनों से आपके फिट हो जाएं, और ऐसे ही क्वेश्चन से हम पूछता है विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज ऑप्टिकली एक्टिव। इसमें से कौन ऑप्टिकली एक्टिव है। अब देखो ऑप्टिकली एक्टिव कंपाउंड वो होते हैं, कौन से होते हैं, जिनमें कायरल कार्बन होता है। क्या होता है, कायरल कार्बन होगा जिसमें, वो होते हैं ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं, ठीक है। अब कायरल कार्बन क्या होता है, ऐसा कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी डिफरेंट हो। मान लो यहाँ पे A ग्रुप है, यहाँ B ग्रुप है, यहाँ C ग्रुप है, यहाँ D ग्रुप है,
सेम नहीं है, ठीक है। अगर दो भी सेम हो गए तो कायरल कार्बन नहीं होगा वो। कायरल कार्बन या कायरेलिटी, कायरेलिटी एक कैरेक्टर होता है। ये क्या होता है कि कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट होनी चाहिए। अब इसमें देखो कौन सी डिफरेंट हैं चारों में। प्रोपेनोइक एसिड देखो, पहला है ऑप्शन प्रोपेनोइक एसिड। प्रोपेनोइक एसिड कैसे बनाओगे? प्रोपेन, प्रोप के लिए 3 कार्बन बनाओगे, ओइक एसिड के लिए COOH लगाओगे। जो कार्बोक्सिलिक एसिड होता है इसमें क्या लगाया जाता है? नेमिंग में, IPSC नेमिंग में लिखते हैं ओइक लगाते हैं, ओइक, ठीक है। अब इसके बैलेंसी सेटिस्फाई कर दो, 2 हाइड्रोजन लगेंगे, इस पर 3, ठीक है। अब देखो अगर बात किया जाए तो यहाँ पे इस तरह से दिखाते हैं हम, डबल बॉन्ड O और OH, COOH को ऐसे लिख सकते हैं ना, C डबल बॉन्ड O और OH। अब इसकी बैलेंसी देखो तो 1 2 3, अब इसमें डबल बॉन्ड आ गया, इसकी ये बैलेंसी तो सेम हो गई, इधर भी ऑक्सीजन है। अब सेकंड वाले कार्बन की देखो तो इधर मिथाइल ग्रुप है, इधर कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, लेकिन ये 2 सेम हो गए, हाइड्रोजन हाइड्रोजन, तो ये भी क्या होगा। और इस कार्बन की देखो तो इसमें 3 हाइड्रोजन सेम है, तो ये कायरल कार्बन नहीं होंगे इसमें एक भी। अगली बात करते हैं 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड की, 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। तो इसी प्रोपेनोइक एसिड में एक Cl लगा दो, ताकि जब नेमिंग यहाँ से करेंगे तो फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, इस तरह से 3 कार्बन है, क्योंकि जो कार्बोक्सिलिक एसिड है इसको प्रेफरेंस मिलेगी, यहाँ से नंबर की स्टार्ट होगी, फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। थर्ड पे क्लोरीन लगा है तो 3 क्लोरो, इसका नाम हो जाएगा 3 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। अब इसमें भी देखो तो इस जो सेकंड वाला कार्बन, इसमें 2 हाइड्रोजन सेम, ये भी कायरल कार्बन नहीं। फर्स्ट वाला ग्रुप तो सेम वैसे ही है जिससे पहले था। और थर्ड वाले में देखो यहाँ पे 2 हाइड्रोजन सेम है। अगर यहाँ पे 3 डाई क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड होता तो बन जाता, क्योंकि एक और क्लोरीन, तो क्लोरीन 2 सेम हो जाते, तो यहाँ भी कायरल कार्बन नहीं है। अगला ऑप्शन है C, इसमें है 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। इसको देखो CH और यहाँ पे एक H और 2 पे लगा है क्लोरीन, ठीक, समझ में आ रहा है ना। 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। नंबरिंग कार्बोक्सिलिक एसिड से करेंगे, ये फंक्शनल ग्रुप है, 1 2 3, सेकंड पोजीशन पे क्लोरो लगा है, मतलब 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड। तो 2 क्लोरो प्रोपेनोइक एसिड में देखोगे इधर ग्रुप कैसा लगा है, सेकंड कार्बन की बात कर रहे हैं, इधर कार्बोक्सिलिक एसिड, ऊपर हाइड्रोजन, नीचे क्लोरीन और इधर मिथाइल ग्रुप। समझ में आया ना अच्छे से। वो इधर लगा है कार्बोक्सिलिक ग्रुप, इधर मेथिल ग्रुप, नीचे क्लोरीन, ऊपर हाइड्रोजन। अब चारों वैलेंसी इसकी जो है डिफरेंट है। जब किसी भी कार्बन की चारों वैलेंसी डिफरेंट होंगी उस कार्बन को बोलते हैं कायरल कार्बन, और वो ऑप्टिकली एक्टिव होगा। जिस कंपाउंड में कायरल कार्बन प्रेजेंट होगा वो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होता है। तो राइट आंसर कौन सा हो जाएगा इसका? ऑप्शन C इज करेक्ट, ठीक है। ये स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है आइसोमेरिज्म का, ठीक है। फिर है द हाइब्रिडाइजेशन ऑफ नाइट्रोजन इज HCN एंड CH3NH2। HCN मतलब हाइड्रोजन साइनाइड, और ये क्या है? मेथिल अमाइन। मेथिल अमीन और हाइड्रोजन साइनाइड में यन का, नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन पूछा है, ठीक है। आप लोग पूरा लेक्चर देखिए ताकि सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हों। मेरी कोई शौक़ नहीं है कि मैं बैठ के चिल्लाऊँ इतनी टाइम, मेरा भी मन करता है 10 मिनट में ख़त्म कर दें। आपको समझ में कुछ नहीं आएगा, लेकिन समझ रहे हो, ठीक है। तो अगर अच्छे मार्क्स लाने हैं, मेरा भी मन करता है कि जिसको मैं पढ़ाऊँ वो बच्चे अच्छे मार्क्स अचीव करें, कुछ अच्छा करें। जब आप लोग अच्छा करते हो तो आनंद मिलता है। तो इसमें नाइट्रोजन का हाइब्रिडाइजेशन निकालना है, हाइड्रोजन साइनाइड और मेथिल अमाइन में। ये है हाइड्रोजन साइनाइड CH3NH2, ये है मेथिल अमीन, ठीक है। नाइट्रोजन के पास एक लोन पेयर होता है। अब इसमें देखो ये ट्रिपल बॉन्ड से बंधा हुआ है नाइट्रोजन, और ये यहाँ पे सब सिंगल बॉन्ड है। हाइब्रिडाइजेशन निकालने का एक फॉर्मूला अगर इससे पहले क्लास देखे होंगे तो मैंने बताया है, पता होगा आपको। पाई बॉन्ड अगर 0 होंगे, पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 0, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कैसा? sp3। पाई बॉन्ड इज इक्वल टू 1 तो हाइब्रिडाइजेशन sp2। पाई बॉन्ड का नंबर अगर 2 होगा तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा, ठीक है। ये फॉर्मूला है, इसको याद रखिए। पाई 0, पाई बॉन्ड की संख्या 0 sp3, पाई बॉन्ड की संख्या 1 sp2, पाई बॉन्ड की संख्या 2 तो sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। इसमें देखो हाइड्रोजन साइनाइड में पाई बॉन्ड कितने हैं?
ये तो सिग्मा बॉन्ड और 2 पाई बॉन्ड है, तो यहाँ 2 पाई बॉन्ड है, मतलब 2 पाई बॉन्ड, पाई की संख्या 2 sp, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन होगा sp। इसमें देखो पाई बॉन्ड एक भी नहीं, सिग्मा सिग्मा सिग्मा, जब तीनों सिग्मा बॉन्ड है तो इसमें सिग्मा बॉन्ड 0, तो हाइब्रिडाइजेशन sp3, तो इसका हो जाएगा sp3। ईजिली निकाल लोगे इस तरह से हर जगह, ठीक। तो पहले वाले का sp, दूसरे वाले का sp3। अब देखते हैं इसमें ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, पहले sp, हाइड्रोजन साइनाइड का sp और मेथिलामाइन का sp3। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10, द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एसिडिटी इज। इसमें एसिडिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर देखना है, तो इसमें कार्बोक्सिलिक एसिड लिए हुए हैं, ठीक है, कार्बोक्सिलिक एसिड का हाइड्रोकार्बन। इसमें देखते हैं कौन सा डिक्रीजिंग ऑर्डर दिया हुआ है एसिडिटी का। अब इसको कैसे सोल्व करेंगे, आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा बहुत सारी चीज़ें, सर कैसे सोल्व करें। अब देखो इसको अच्छे से बता रहा हूँ, इसमें इंडक्टिव इफेक्ट के थ्रू हम लोग देखेंगे, इसके इंडक्टिव इफेक्ट। अब इसमें सब में देखो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है, कार्बोक्सिलिक ग्रुप, और एक एक कार्बन है सब में, एक ये कार्बन, एक ए कार्बन, एक ए कार्बन, ठीक है। तो कुल मिला के अगर बताऊँ मैं तुमको, तो ये वाला जो है इसको बोलते हैं एसिटिक एसिड, जानते होगे आप, CH3COOH एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड बोलते हैं। अब ये सभी जितने भी दिए हुए हैं ऑप्शन इसमें मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड, ये सब एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। कैसे, एसिटिक एसिड में इसमें से एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया, एक Cl जोड़ दिया गया, देखो CH2 बचा, एक हाइड्रोजन निकाल दिया गया, CH2 बचा, एक Cl जुड़ गया। इसमें से 2 हाइड्रोजन निकाल देंगे तो हाइड्रोजन एक ही बचा, 2 Cl लगा दिए गए, और इसमें तीनों हाइड्रोजन निकाल के 3 Cl लगा दिए गए। तो ये जितने भी ऑप्शन दिख रहे हैं सब एसिटिक एसिड के डेरिवेटिव हैं। अब इसमें देखो सबसे ज़्यादा एसिडिक कब होगा, एसिडी जो एसिड होते हैं उनकी डिफिनेशन क्या पढ़े हैं हम लोग, इससे पहले 11th में 9th में पढ़ के आए हैं, 10th में पढ़े हैं कि एसिडिटी होती है, एसिड होते हैं उनकी डिफिनेशन होती है जो हाइड्रोजन आयन डोनेट करते हैं उनको हम एसिड बोलते हैं। तो यहाँ से H+ आयन जो हाइड्रोनियम आयन है, जिस कंपाउंड से जल्दी निकलेगा वो ज़्यादा एसिडिक नेचर का होगा, ठीक है। तो कौन सा जल्दी निकलेगा, अब इसको देखते हैं, ठीक है। COOH, यहाँ है H, सारे कंपाउंड बना लेते हैं इस तरह से। इसमें से एक H को प्रतिस्थापित कर दिए और लगा दिए Cl, COOH, यहाँ पे 2 Cl लगा दिए, एक हाइड्रोजन बचा। फिर लास्ट ऑप्शन था, तीनों हाइड्रोजन को रिमूव कर दिए और क्लोरीन लगा दिए। अब इंडक्टिव इफेक्ट की बात करते हैं, तो जो क्लोरीन होता है ये -I इफेक्ट दिखाता है, और जो हाइड्रोजन होता है +I इफेक्ट दिखाता है। समझ में आ रहा है ना। तो -I इफेक्ट का मतलब होता है जो ग्रुप -I इफेक्ट दिखाएगा वो कार्बन से इलेक्ट्रॉन खींचेगा, और इलेक्ट्रोनिगेटिव कार्बन से ज़्यादा होती है इसकी। क्लोरीन जो है इसकी इलेक्ट्रोनिगेटिविटी मैक्सिमम होती है, तो ये इलेक्ट्रॉन अपनी ओर खींचेंगे कार्बन से, इस तरह से खींचेंगे। जितने ज़्यादा ये खींचेंगे उतना ही ज़्यादा कार्बन इस वाले कार्बन से खींचेगा, क्योंकि ये 3 ऐसे खींच रहे हैं तो ये कार्बन इनसे खींचेगा, और ये ऑक्सीजन से और ऑक्सीजन हाइड्रोजन से, इस तरह से खिंचाव आएगा इसमें इलेक्ट्रॉन का। तो जब इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट होने लगेंगे तो इस पर हल्का सा पॉजिटिव चार्ज आने लगेगा। क्या आने लगेगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कम होने लगेंगे। लास्ट में यही है, तो इस पर, और ये हाइड्रोजन जो है ये H+ आयन कब निकल सकता है, जब ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन देना बंद कर दे। ऑक्सीजन ने इसको इलेक्ट्रॉन दिया तभी तो हाइड्रोजन जुड़ा है। जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन नहीं देगा तो ये भाग जाएगा, बहुत जल्दी निकल जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खींचे जा रहे हैं, मतलब ऑक्सीजन के पास इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी कम हो रही है, अतः यहाँ से हाइड्रोजन आयन बहुत जल्दी रिलीज होगा कंपेरिजन टू दिस कंपाउंड। इसमें देखो 2 क्लोरीन खींचने वाले हैं, इसमें क्लोरीन 2 ही खींच रहे हैं, तो इसमें कम खिंचाव होगा, ठीक है। इस पर पॉजिटिव आएगा लेकिन बहुत कम आएगा। इसमें 3 खींच रहे हैं तो ज़्यादा पॉजिटिव आएगा, तो इसमें ज़्यादा जल्दी निकलेगा, इसको फर्स्ट ऑर्डर मिलेगा। सेकंड में ये आ जाएगा, और इसमें एक ही क्लोरीन खींच रहा है, ठीक है, तो इस पर
बहुत ही कम पॉजिटिव चार्ज आएगा तो इलेक्ट्रॉन थोड़ा लेट निकलेगा, इसको ऑर्डर थर्ड मिलेगा। और बात करते हैं इसकी, तो इसमें सब डोनेट करने वाले हैं। क्या हाइड्रोजन आयन जो होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं कार्बन को डोनेट करते हैं इलेक्ट्रॉन, ये खींचते नहीं हैं। तो इसका नंबर आएगा 4th। तो इसमें देखते हैं सबसे ज़्यादा हमारा कौन सा होगा, तो राइट आंसर ऑप्शन ए ही हो जाएगा। आप लोग मैच कर लेना, कंसेप्ट बता ही दिए हैं पहले, जिसमें 3 क्लोरीन, फिर डबल क्लोरीन, फिर सिंगल क्लोरीन, उसके बाद में एसिटिक एसिड या एथेनोइक एसिड। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला है क्वेश्चन नंबर 11। द एंगल बिटवीन sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल इज। sp3 हाइब्रिडाइजेशन जहाँ भी होगा वहाँ एंगल होता है 109.5 डिग्री, ठीक है, इतने डिग्री का होता है। और 104 होता है जब एक लोन पेयर पार्टिसिपेट कर रहा हो और साथ में sp3 हाइब्रिडाइजेशन हो, ठीक है। अगला है मेथनॉल इज सोल्युबल इन वाटर ड्यू टू कोवेलेंट बॉन्ड नेचर, आयोनिक बॉन्ड नेचर या हाइड्रोजन बॉन्डिंग या नन ऑफ द अबव। इनमें से किस नेचर के कारण मेथनॉल जो है, क्या रीजन है जो मेथनॉल वाटर में सोल्युबल होता है। तो मेथनॉल का स्ट्रक्चर इस तरह से होता है, CH3OH, ये है मेथनॉल। ये वाटर में घुलेगा तो वाटर का स्ट्रक्चर बनाते हैं इस तरह से, ऑक्सीजन के पास लोन पेयर होते हैं। अब देखो वाटर का जो ऑक्सीजन है और मेथनॉल का हाइड्रोजन, ये क्या बना लेते हैं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू ये वाटर में सोल्युबल होता है, ठीक है। आपको बताए थे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में FON याद रखना, हाइड्रोजन के साथ ही फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन प्रेजेंट है तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। बॉन्डिंग में बहुत पूछता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग पे क्वेश्चन, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। हाइब्रिडाइजेशन इन्वॉल्व्स। हाइब्रिडाइजेशन में क्या इन्वॉल्व होता है, एडिशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर, रिमूवल ऑफ एन इलेक्ट्रॉन पेयर या मिक्सिंग अप ऑफ एटॉमिक ऑर्बिटल्स, सेपरेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। अगर बात किया जाए एडिशन की तो इलेक्ट्रॉन को ऐड और रिमूव नहीं किया जाता है। हाइब्रिडाइजेशन के कुछ रूल होते हैं, इसमें मिक्सिंग होती है एटॉमिक ऑर्बिटल की। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस तरह से होती है, जैसे कि हाइब्रिडाइजेशन हम लोग कहते हैं sp हाइब्रिडाइज्ड है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड है या sp3 हाइब्रिडाइज्ड है मॉलिक्यूल, ठीक है, एटम। तो इसमें क्या होता है, एक S और अगर 3 P मिल जाएं एक में, तो ये एक में मिक्स किए जाएंगे तब बनेगा sp3, एक S और 3 P, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन में ये मिक्सिंग, जो एटॉमिक ऑर्बिटल्स की मिक्सिंग होती है वो इन्वॉल्व होती है। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 14, ये कंप्यूटर साइंस से है। ROM, रोम स्टैंड्स फॉर, रोम क्या मतलब का होता है, रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेथड, रीड ऑन मेमोरी या नन ऑफ दिस। तो इसका ऑप्शन ए करेक्ट है, रीड ओनली मेमोरी। फिर है रैम, रैम स्टैंड्स फॉर, तो रैम RAM, इसका मतलब होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। तो राइट आंसर ऑप्शन ए। ये कंप्यूटर साइंस के थे कुछ क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ एसिटाइलिन इज। एसिटिलीन में, एसिटिलीन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है, तो सूत्र होता है एसिटिलीन का CH ट्रिपल बॉन्ड CH। इसमें ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है बीच में, तो इसमें देखो एक सिग्मा होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। जब पाई बॉन्ड का नंबर होता है 2 तो उसमें हाइब्रिडाइजेशन कैसा होता है, sp होता है। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। जो कंसेप्ट बताएं उसी के थ्रू जिसका भी हाइब्रिडाइजेशन निकालना आप इजीली निकाल सकते हो पाई बॉन्ड की नंबर देख के। फिर है रिक्त स्थान दिया है इसमें, इज़ द प्रोडक्ट ऑफ डाटा प्रोसेसिंग। इसमें से जो ऑप्शंस दिए हैं इसमें से कौन सा डाटा प्रोसेसिंग का प्रोडक्ट है, तो इन्फॉर्मेशन जो होता है वो डाटा प्रोसेसिंग का प्रोडक्ट होता है, क्योंकि हम लोग जब प्रोसेसिंग करते हैं डाटा की तो उसमें क्या इन्फॉर्मेशन ही एक जगह से दूसरे जगह स्थानांतरित होती है। अगला क्वेश्चन है, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन मैक्सिमम अमाउंट इन एसिड रेन। जो एसिड रेन होती है, अम्ल वर्षा हिंदी में बोलते हैं, उसमें मैक्सिमम क्या प्रेजेंट होता है, कौन सा एसिड, H2CO3 मतलब कार्बोनिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड या ऑक्जेलिक एसिड। ऑक्जेलिक एसिड का सूत्र होता है COOH या COOH का होल ट्वाइस भी बोलते हो, नन ऑफ दिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज करेक्ट, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड मैक्सिमम प्रेजेंट होता है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ न्यूक्लियोफाइल। इसमें से न्यूक्लियोफाइल कौन है, तो जिसके पास इलेक्ट्रॉन आपको बाहर से ज़्यादा दिख रहे हैं वही न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल मीन्स न्यूक्लियो मतलब न्यूक्लियस से वर्ड आया है और फाइल मीन्स लवर। तो न्यूक्लियस का जो लवर है, न्यूक्लियस से प्रेम कौन करेगा, जिसके पास ज़्यादा इलेक्ट्रॉन होंगे। न्यूक्लियस में क्या होता है, प्रोटॉन्स होते हैं। प्रोटॉन्स मतलब
पॉजिटिव चार्ज, तो पॉजिटिव चार्ज से लव कौन करेगा, जो नेगेटिव चार्ज स्पीसीज होगी। तो राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा CN माइनस साइनाइड आयन, इसको बोलते हैं साइनाइड आयन। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव, इसमें से कौन मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है। पूरे पीरियोडिक टेबल में अगर बात किया जाए तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है फ्लोरीन, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्लोरीन, क्योंकि जब आवर्त में, जब ग्रुप में ऊपर से नीचे जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटती है, क्या होती है, घटती है, और जब नीचे से ऊपर जाते हैं तो बढ़ती है, या लेफ्ट से राइट जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है। समझ में आया। तो फ्लोरीन राइट साइड में सबसे ऊपर कॉर्नर में रखा हुआ है, तो फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज एक्सप्रेस्ड इन, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एक प्रकार की एनर्जी ही है, तो एनर्जी को हम किलो जूल पर मोल में मापते हैं, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी किलो जूल पर मोल। आउट ऑफ द फॉलोइंग इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग एग्जिस्ट इन 4 ऑप्शन में से किसमें इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग के लिए आपको बताए थे कि हाइड्रोजन प्रेजेंट होना चाहिए उसके साथ में, फोन के साथ में, FON, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, जब हाइड्रोजन के साथ में प्रेजेंट होंगे तो उसमें हाइड्रोजन बॉन्डिंग पॉसिबल होगी। अब हाइड्रोजन बॉन्डिंग 2 टाइप की होती है, इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर। अगर इसको अच्छे से कंसेप्ट क्लियर करना है हाइड्रोजन बॉन्डिंग का, तो टाइप करिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग BSc वर्ल्ड अमर सिंह, आपको लेक्चर मिल जाएगा, या प्ले लिस्ट में जाके देख लीजिए केमिस्ट्री वाली, उसमें आपको मिल जाएगा हाइड्रोजन बॉन्डिंग, उसमें इंट्रामोलिकुलर इंटरमोलिकुलर सब अच्छे से समझाया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखते हैं किसमें इंट्रामोलिकुलर है। ऐसे ही ब्राइटली बता दूं आपको इंटरमोलिकुलर और इंट्रामोलिकुलर होता क्या है। इंट्रामोलिकुलर विद इन द मोलिक्यूल या विद इन द कंपाउंड, जब एक ही कंपाउंड में होगा तो उसको बोलते हैं इंट्रामोलिकुलर। और इंटरमोलिकुलर बिटवीन 2 कंपाउंड या 2 मोलिक्यूल्स, जब 2 कंपाउंड के बीच में, एक ये कंपाउंड एक कंपाउंड, इसके बीच में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी तो उसको बोलेंगे क्या बोलेंगे, इंटरमोलिकुलर। और जब एक ही कंपाउंड के अंदर ही कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी उसको बोलेंगे इंट्रामोलिकुलर, मतलब उसी के विद इन द मोलिक्यूल हो रही है, ठीक है। तो इसमें देखो ऑप्शन कौन से हैं, H2O। अब H2O इस तरह से स्ट्रक्चर होता है इसका, जब वाटर में बहुत सारे मॉलिक्यूल होंगे वाटर के, तो इसका हाइड्रोजन, एक मॉलिक्यूल का हाइड्रोजन, एक का ऑक्सीजन, इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेगा, तो बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स हो रहा है, 2 मॉलिक्यूल के बीच में बन रहा है हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये कैसा होगा, इंटर। पूछा है इंटरा, तो ये तो राइट आंसर है नहीं। बात करते हैं H2S की, तो हाइड्रोजन के साथ में सल्फर प्रेजेंट है, मतलब इसमें तो पक्का 100% होगा ही नहीं, ना इंटर होगा ना इंटरा होगा। फिर 2 नाइट्रोफिनॉल और 4 नाइट्रोफिनॉल, तो आपको स्ट्रक्चर बना के दिखाते हैं 2 नाइट्रोफिनॉल और 4 नाइट्रोफिनॉल का। इस तरह से देखिए, ये है आपका फिनोल OH, ये फिनोल होता है। अब यहाँ से नेमिंग करोगे तो फर्स्ट कार्बन, सेकंड कार्बन, सेकंड पे लगा दो नाइट्रो, तो इसको बोलते हैं 2 नाइट्रोफिनॉल। क्या है, 2 नाइट्रोफिनॉल, ये 2 नाइट्रोफिनॉल का स्ट्रक्चर है। तो एक 2 नाइट्रोफिनॉल, 4 नाइट्रोफिनॉल बनाओ, ये है फिनोल, और 4th पोजीशन 1 2 3 4, 4th पोजीशन पे NO2 लगा दो, ठीक है। अब देखो इसमें यहाँ पे OH लगा हुआ है। अब इसमें हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मैक्सिमम डिस्टेंस पे है, इस OH का हाइड्रोजन और ये ऑक्सीजन मैक्सिमम डिस्टेंस है। और 2 नाइट्रो, इसमें देखा जाए 2 नाइट्रोफिनॉल में, तो ये ऑक्सीजन, यहाँ पे ऑक्सीजन रहा, ये हाइड्रोजन रहा, इस तरह से लिखो NO2 को O और O। अब इसमें देखो एक ही मॉलिक्यूल के अंदर हो रहा है, क्योंकि सेम इसमें कम डिस्टेंस है, जब मिनिमम डिस्टेंस होगी तो पॉसिबिलिटी है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो जाएगी। तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन बढ़िया कंजुगेशन है, आराम से हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगी, तो विद इन द मॉलिक्यूल हो रही, विद इन द कंपाउंड हो रही है, तो इसको बोलते हैं इंट्रा। और इसमें क्या होगी, इसमें एक ही में नहीं हो पाएगी, डिस्टेंस काफ़ी है, तो दूसरा मॉलिक्यूल इस तरह से जो होगा 4 नाइट्रोफिनॉल का NO2, ठीक है, इसके थ्रू होगी, इसमें ये ऑक्सीजन और हाइड्रोजन बॉन्डिंग करेंगे, तो ये भी कैसा होगी, इंटर, क्योंकि बिटवीन 2 आ गया, बिटवीन 2 मॉलिक्यूल्स, और इसमें विद इन द मॉलिक्यूल हो रहा है, तो ये है इंट्रा का, किसका एग्जांपल है, इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट, ऑप्शन सी करेक्ट, 2 नाइट्रोफिनॉल। द हाइएस्ट बॉन्ड ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स ऑफ,
फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स में किसका बॉन्ड ऑर्डर हाईएस्ट है? तो बॉन्ड ऑर्डर जो होता है, बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। ठीक है, ये फॉर्मूला याद रखना। बॉन्ड ऑर्डर इज इक्वल टू नंबर ऑफ बॉन्ड बिटवीन टू एटम्स। दो एटम के बीच में बॉन्ड ऑर्डर उनके बॉन्डों की संख्या के बराबर होता है। N2, तो N2 के बीच में 3 बॉन्ड होते हैं। ठीक है, H2 के बीच में एक ही बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन के बीच में 2 बॉन्ड होते हैं। और NO जो होता है इसमें 3 बॉन्ड होते हैं। एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड होता है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड जो होता है इसको हम उसमें काउंट नहीं करते हैं। किसमें? बॉन्ड ऑर्डर जब निकालते हैं तो उसमें ये काउंट नहीं होता है कोऑर्डिनेट बॉन्ड। तो सबसे ज़्यादा नाइट्रोजन में बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा किसका होगा? ऑप्शन ए इज करेक्ट, N2। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सॉफ्ट बेस? इसमें से सॉफ्ट बेस कौन है? तो सॉफ्ट बेस H माइनस आयन सॉफ्ट बेस होता है। द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। जब पीरियड में लेफ्ट से राइट जाते हैं तो आपको बताया था लेफ्ट से राइट जाओगे तो बढ़ेगी और नीचे से ऊपर जाओगे तो क्या होती है? इंक्रीज करती है। ठीक है, जब लेफ्ट से राइट और नीचे से ऊपर अप टू हाई, ठीक है, या बॉटम टू टॉप जाओगे तो इंक्रीज करेगी। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, तो 25 क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट थे। हर क्वेश्चन का अलग अलग कंसेप्ट था। 25 क्वेश्चन में लगभग मैंने 25 ही आपको कंसेप्ट बता दिए हैं। ठीक है, इतने ही कम समय में अच्छे से समझ भी आ गया होगा। तो हमारा और आपका प्यारा सा चैनल BSc वर्ल्ड अमर सिंह, इसको लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन भी ठोक दीजिए। आपको BSc फर्स्ट ईयर के तो मिलते ही हैं, इवन आप सेकेंड ईयर में आ जाएंगे, थर्ड ईयर में आ जाएंगे, आपको हमेशा जब तक आप पढ़ाई करते रहेंगे मेरे वीडियो आप तक आते रहेंगे। अच्छे से आप कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करते रहो। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ऑल द वेरी बेस्ट, तब तक के लिए ओके बाय।